सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेमेंट ऑफ टैक्स अपन ने कंप्लीट कर लिया था, अमेंडमेंट सीरीज चल रही है अपनी, और अब अपन रिटर्न्स चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। रिटर्न चैप्टर अपन को कंप्लीट करना है और इसके बाद अपने पास में एक रिफंड चैप्टर बचेगा। इसके अलावा जो दो चैप्टर बेटा वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें एक एक अमेंडमेंट है। एज सच अगर मैं नहीं भी पढ़ूँ तो चलेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की एज सच प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि उन अमेंडमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो अलग से क्वेश्चन पूछें। बिल्कुल सिंपल सी बातें और दो छोटी बातें हैं, और मैं कहूँगा रेदर प्रोसीजरल बातें हैं, तो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ सर मैं बात कर रहा हूँ किस चैप्टर के बेटा, जो एंड के चैप्टर्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ। देखो ये जो है ना, यहाँ पर देखो एसओपी दे रखा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि भाई नॉन फाइलर्स को अगर आप पकड़ रहे हो तो आपका एसओपी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये बेटा डिपार्टमेंट के लिए होता है, डिपार्टमेंट को क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए वो दे रखा है। और डिमांड एंड रिकवरी में बेटा दे रखा है कि आपको शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले जो 73 और 74 में दिया जाता है, वो शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले एक बार उसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीके से समझा दो बेटे को। मतलब जो अपना प्रॉपर ऑफिसर है, मतलब जो अपना डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट क्या करेगा बेटा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको समझाएगा कि देख इंटरेस्ट पेनल्टी इतनी बनेगी। शो कॉज नोटिस से पहले इंटरेस्ट पेनल्टी उसको बता दो कैलकुलेट करके कि इतनी बनेगी, या तो दे दे या फिर शो कॉज नोटिस दे देंगे। उसके ऊपर बेटा एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है, डिमांड एंड रिकवरी। अपील्स एंड रिवीजन में तो कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल सी बात बोली है कि कुछ ऑफिसर्स को ऑथराइज करा है। देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग ऑफिसर्स हैज बीन ऑथराइज। तो ये तो ना भी पढ़े बेटा तो चलेगा, अदरवाइज मैं इसको भी इसी के साथ कवर कर लूँगा। आज का मुद्दा है बेटा रिटर्न्स का। मैंने आपको बताया रिटर्न्स और रिफंड्स ये दो ही चैप्टर हैं। आज रिटर्न निपटा देंगे, कल रिफंड निपटा देंगे, ठीक है। रिफंड के लिए बेटा बड़ा मजा आएगा, रिफंड के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो आएगा, शानदार वीडियो होगा। नेवर बिफोर, क्या बोला मैंने, एज नेवर बिफोर। ऐसा यूट्यूब पर भी आपको कहीं रिफंड से रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, कोई लेक्चर नहीं मिलेगा जहां पर इस तरह से रिफंड के अमेंडमेंट्स को कवर कराया जाए, जो कि बहुत जल्द मैं अपलोड करने वाला हूं। कल मैं अपलोड कर दूंगा, पूरी कोशिश रहेगी कल मैं अपलोड कर दूं। फिलहाल किसकी बात चल रही है बेटा, रिटर्न चैप्टर की। यहाँ अपन को रिटर्न चैप्टर करना है, और रिफंड चैप्टर का मैं फिर बोल रहा हूँ एज नेवर बिफोर वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो बेटा रिफंड चैप्टर अगर कहीं से आपने कवर करा हो, मैं एक बार के लिए कहूँगा एक बार मेरा रिफंड चैप्टर का वीडियो वापस ज़रूर देखिएगा। जो अमेंडमेंट्स में रिफंड चैप्टर के कवर करूँगा आपको मज़ा आ जाएगा। फिलहाल रिटर्न चैप्टर की बात कर लेते हैं बेटा इस लेक्चर के अंदर। रिटर्न चैप्टर के अंदर देखो सबसे पहले आपके पास आ रहा है सेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 44 और सेक्शन नंबर 52। सर पहले ये बताओ अमेंडमेंट किस तरीके का है बेटा। अमेंडमेंट प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, क्योंकि देखो चैप्टर ही अपना रिटर्न है, और रिटर्न अपने आप में कौन सा चैप्टर है बेटा, प्रोसीजरल चैप्टर। तो प्रोसीजरल चैप्टर के अंदर भी प्रोसीजरल अमेंडमेंट है, ऐसा कोई टेक्निकल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ सर, तो सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 1 बेटा किसका होता है पहले ये बताओ। अमेंडमेंट तो बात की बात है, सेक्शन नंबर 39 सब सेक्शन नंबर 1 होता किसका है बेटा, ये आपका मैं कहूँगा प्यार से अमेंडेड पोजीशन के बाद जो आज पोजीशन है, एक्ट की पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो 2017 में एक्ट आया था, जो आज पोजीशन है बेटा, ये सेक्शन 3B की बात करता है, GSTR 3B की। किसकी, GSTR 3B बेटा, जिसके अंदर अपन इनवर्ड आउटवर्ड दिखाकर, टोटल ITC दिखाकर, टोटल टैक्स पेबल दिखाकर अपना रिटर्न फाइल करते हैं। इसके अंदर अलग अलग टेबल्स होती है, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 7, ऐसे करके टेबल्स होती है। और उन टेबल्स के अंदर कुछ एक टेबल होती है जिसके अंदर अपन इनवर्ड अपनी आउटवर्ड सप्लाईज बताते हैं बेटा, आउटवर्ड सप्लाईज, जिससे अपन अपनी लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। इसके बाद बेटा अपन को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट बताना होता है, और उसके बाद बेटा अपन को अपनी लाइबिलिटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेट ऑफ कर पेमेंट करना होता है। ये चीज़ें जो होती है बेटा ये इस रिटर्न के अंदर होती है। किस रिटर्न के अंदर, 3B के अंदर। और 39 का सबसेक्शन नंबर 1 कहीं ना कहीं इस ही फॉर्म की बात करता है। पढ़ो बेटा, पहले क्या होता था, प्री अमेंडमेंट पोस्ट अमेंडमेंट एक्सक्लूसिव। मैंने कहा था ये इसी अमेंडमेंट बुकलेट में आपको मिलेगा, जहां पर आपको प्री अमेंडमेंट और पोस्ट अमेंडमेंट दोनों तरीके से समझाया जाएगा, है ना। पूरी टेबल बना के दी मैंने आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं फर्दर एक स्टेप और आपके लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ से पढ़ो, इधर आओ, प्री और पोस्ट अमेंडमेंट। अब दिख रहा है सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन एन ISD, मतलब बेटा एक्सेप्शन में किसको रखा, बोला हर इंसान को, हर रजिस्टर्ड इंसान को, किसको छोड़कर, देखो इनको छोड़कर, ISD वालों को छोड़कर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर, क्योंकि इनके लिए बेटा अलग से फॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो इसलिए उनको बोलेंगे बेटा अब वहां जाकर, इनके लिए सेक्शन भी अलग है और फॉर्म भी अलग है, तो इनको बोलेंगे वहां पर जाकर आपके लिए अलग से हमने सेक्शन बना रखा है, वहां पर जाकर आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अभी आपको हटाकर बाकी लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। यानी 39(1) किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा,
आईएसडी पर एप्लीकेबल नहीं होगा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, कंपोजिशन वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छे से जानते हैं बेटा कंपोजिशन वाले के लिए जीएसटीआर 4 होता है, तो उसके लिए 3B नहीं होगा। उसके लिए बेटा CMP 08 होता है, तो उसके लिए ये नहीं होगा। आप अच्छे से जानते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए बेटा GSTR 5 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके लिए अलग से फॉर्म्स है, तो इनको 3B फाइल नहीं करना है। क्या बोला बेटा? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, अदर देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अदर देन कंपोजिशन डीलर, अदर देन 51 एंड 52, यानी TDS और TCS वाला। बेटा आप जानते हो TDS और TCS वालों के लिए भी बेटा अलग से फॉर्म्स होते हैं। GSTR 8 और GSTR 7 इनके लिए भी बेटा अलग से फॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए इनको भी यहाँ पर कवर नहीं किया जाएगा, 3B में कवर नहीं किया जाएगा। यानी इनको छोड़कर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा, शेल क्या बोला मैंने? शेल, उनको बेटा शेल मैंडेटरी है, फाइल करना पड़ेगा हर कैलेंडर मंथ के लिए। ऐसा पहले था, हर कैलेंडर मंथ के लिए क्या फाइल करना पड़ेगा? देखो क्या फाइल करना पड़ेगा, इधर आओ, फर्निश उस मैनर में, उस फॉर्म में और मैनर में जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, यानी फॉर्म हम बताएंगे। गवर्नमेंट ने बोला फॉर्म हम प्रिस्क्राइब करेंगे, मतलब रूल्स के अंदर आपको बताएंगे। मैनर किस तरह से फाइल करना है वो भी बताएंगे। किसको? मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलो। सबसे पहली बात मैंने क्या बोली? रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन वाला, TDS वाला, TCS वाला, इनको हटाकर जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है बेटा उसको शेल फर्निश, मतलब उसको फर्निश करना पड़ेगा हर कैलेंडर मंथ के लिए, यानी हर महीने के लिए फर्निश करना पड़ेगा। क्या फर्निश करना पड़ेगा? अ रिटर्न, एक रिटर्न फर्निश करना पड़ेगा। क्या फर्निश करना पड़ेगा? बोलो, अ रिटर्न। वो भी इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, ऑफलाइन का फॉर्मेट नहीं है। इसमें इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स दिखानी पड़ेगी, अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, कितना ETC लिया ये बताना पड़ेगा, टैक्स पेबल बताना पड़ेगा और टैक्स पेड बताना पड़ेगा, और सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब बताने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें उस रिटर्न के अंदर मुझे बतानी है। और आप जानते हैं बेटा टैक्स पेबल और पेड की डिटेल्स 3B में ही जाती है। एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अंदर टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड की डिटेल किस में जाती है? 3B में ही जाती है। ऑन और बिफोर बेटा ये असली चेंज है, असली चेंज, असली अमेंडमेंट मैं आप बोलने वाला हूँ। असली अमेंडमेंट में आप बोलूंगा, और वो अमेंडमेंट है ये कि पहले क्या होता था, डेट दे रखी थी ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ। क्या बोला? ऑन और बिफोर द 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। बेटा ये चीज़ हटा दी अमेंडमेंट के अंदर, बेटा ये चीज़ हटा दी, वो टाइम पीरियड हटा दिया। क्योंकि दिक्कत ये होती है बेटा GSTR 3B अकॉर्डिंगली हमें बार बार नोटिफिकेशन आकर उसकी डेट एक्सटेंड होती है। और अभी आपको पता है नोटिफिकेशन लाकर 5 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट यहां पर भी डाल दिया। हालांकि आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए, बट वहां पर भी बोल दिया भाई अगर 5 करोड़ तक है तो अगले महीने की 20 तारीख, 5 करोड़ से ऊपर है, आई एम रियली सॉरी, 5 करोड़ से ऊपर है तो अगले महीने की 20 तारीख। क्या बोला मैंने? 5 करोड़ से ऊपर है तो अगले महीने की 20 तारीख। 5 करोड़ तक है और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स है तो अगले महीने के हिसाब से 22 तारीख, और फिर अगर पर्टिकुलर वापस से 5 करोड़ तक और कुछ अदर पर्टिकुलर स्टेट्स हैं तो अगले महीने की 24 तारीख। हालांकि अगस्त महीने के लिए वो थोड़ा सा, अगस्त नहीं सितंबर के लिए थोड़ा सा चेंज है। सितंबर के लिए बेटा होगा आपके पास 20 अक्टूबर और आगे 31 अक्टूबर तक ये जाएगा, तो मतलब अकॉर्डिंगली चेंज है। तो अब मैंने समझाने का मतलब क्या है? मेरे समझाने का मतलब ये है कि इसकी डेट अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। और चेंज कैसे हो रही है बेटा? नोटिफिकेशन आकर। देखो मेरी बात को सुनो, मैं आपको थोड़ी खाली जगह में एक चीज़ समझाता हूँ। GSTR 3B की जो ड्यू डेट है बेटा, फाइल करने की ड्यू डेट, पहले अमेंडमेंट से पहले एक्ट में लिखी हुई थी, यानी एक्ट मेंशन कर रहा था। ये देखो सर, आपको आंखों से दिखाता हूँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, 20th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ। पहले ऐसा था, बट बेटा अमेंडमेंट लाकर इन्होंने ऐसा नहीं करा। समझो अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट ये है कि अब इस ड्यू डेट को जो एक्ट में मेंशन कर रखा था इसे ओमिट कर दिया, इसे हटा दिया मेरे भाई, इसे हटा दिया। अब क्या कर दिया? एज प्रिस्क्राइब्ड लिख दिया। क्या लिख दिया? एज प्रेस्क्राइब्ड, यानी टाइम भी हम बताएंगे। कहाँ? प्रेस्क्राइब, तो रूल्स में बताएंगे। कहाँ बताएंगे बेटा? रूल्स में बताएंगे। और मजे की बात बेटा, जब आप रूल्स देखने जाते हो तो इसके लिए रूल आता है, रूल नंबर 61 का सब रूल नंबर 5। कौन सा रूल आता है? रूल नंबर 61 का सब रूल नंबर 5। मतलब किसके लिए सर? किसकी बात कर रहे हो बेटा? मैं GSTR 3B की बात कर रहा हूँ।
तो GSTR 3B के लिए जो आपके पास में क्या आता है बोलो, रूल आता है, वो कौन सा रूल आता है मेरे भाई, 61 सब रूल नंबर 5। देखो मैंने क्या बोला, अमेंडमेंट से पहले ड्यू डेट एक्ट में मेंशन थी, अमेंडमेंट के बाद सेक्शन से ड्यू डेट हटा दी। सर दिखाओ तो सही, इधर आओ पढ़ो इसे। ये प्री अमेंडमेंट है बेटा, ये पोस्ट अमेंडमेंट है। यहाँ पर सब कुछ सेम मिलेगा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन डैश 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 शेल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली, वो सारी चीज़ें सेम है बेटा। देखो बट यहाँ देखो, इधर आओ, यहाँ चेंज है बेटा, इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम। मैंने बोल्ड करके लिखा है, मैंने बोल्ड करके लिखा है दोस्त, एंड विद इन सच टाइम, ये देखो बोल्ड करके लिखा है, एंड एज में भी प्रेस्क्राइब्ड, यानी टाइम भी हम प्रेस्क्राइब करेंगे। पहले क्या था, पहले चीज सिचुएशन डिफरेंट थी। देखो पहले सिचुएशन थी ये, उसको चेंज करके बेटा सिचुएशन बना दी ये, उसको चेंज करके सिचुएशन कर दी ये। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब बेटा मैं वहीं अपने नोटिंग पे वापस जा रहा हूँ। क्या बोला बेटा, पहले एक्ट में मेंशन था, उसको ओमिट कर दिया, बोला प्रेस्क्राइब करेंगे। अभी अभी आपको दिखाया प्रेस्क्राइब करेंगे कहाँ बेटा, रूल्स में प्रेस्क्राइब करेंगे। प्रेस्क्राइब वर्ड का इस्तेमाल ही रूल्स के लिए होता है। जिन्होंने बेटा आपने टेक्स्ट पढ़ा है तो आपने फंडामेंटल स्टार्टिंग की जो पहली दूसरी क्लास होती है, जो तीसरी क्लास होती है, जहाँ बेस बनता है बच्चे का लॉ का, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ कि स्टार्टिंग में बताता हूँ लॉ क्या होता है। तो लॉ में एक्ट होता है और एक्ट प्रेस्क्राइब करता है, तो रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। तो एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, एक्ट के अंदर बेटा सॉरी लॉ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। लॉ के अंदर एक्ट भी होता है, लॉ के अंदर रूल्स भी होते हैं, लॉ के अंदर नोटिफिकेशन भी होता है, तो लॉ के अंदर सर्कुलर्स भी होते हैं, और सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो वैसे ही मैंने बोला कि अगर कोई चीज़ एक्ट में बोला गया एज प्रेस्क्राइब्ड, तो क्या देखना पड़ेगा, रूल्स देखने पड़ेंगे। क्या देखना पड़ेगा, रूल्स। और बेटा जब मैं जाके रूल देखता हूँ तो कौन सा रूल देखूँ, तो रूल देखा बेटा 61 सब रूल नंबर 5 इसके लिए जिसकी बात चल रही है 39(1). 39(1) में जो 3B की बात चल रही है उसके लिए रूल कौन सा लगता है, 61(5). और बेटा जब मैं 61(5) पढ़ता हूं तो मजे की बात वहां पर भी मुझे टाइम प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, वहां पर भी मुझे टाइम प्रेस्क्राइब नहीं कर रखा। नो सच टाइम प्रेस्क्राइब्ड। तो सर फिर पता कैसे चलता है कि ड्यू डेट 20 तारीख है कि 31 तारीख है कि 3 तारीख है कि 1 तारीख है कि 2 तारीख है? सर पता कैसे चलता है? सर हो गए कंफ्यूजन? पता चलता है बेटा नोटिफिकेशन के थ्रू। सर ऐसा कैसे हो रहा है? अब यही बेटा अपने आप में एक मिथ्या है, एक कंफ्यूजन है। आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं लॉ में लूप होल है। क्या है? एक तरीके का लूप होल कि लिखा हुआ है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। क्या बोला मैंने? लिखा हुआ है एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। और जब प्रिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहां पर कहीं 61(5) में जाते हैं तो वहां पर कहीं कोई ड्यू डेट मेंशन्ड नहीं है। यानी सर ये सिर्फ नोटिफिकेशन के थ्रू चल रहा है मामला। यानी गवर्नमेंट एज में भी नोटिफाइड और टू एज में भी प्रेस्क्राइब्ड में कंफ्यूज रखी है। आपको पता है लॉ के अंदर काफ़ी जगह आप पाओगे बेटा कि वर्ड यूज़ किए जाते हैं टू बी नोटिफाइड। क्या यूज़ किए जाते हैं? टू बी नोटिफाइड। और कहीं कहीं लिखा रहता है एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। ये दो चीज़ें आपको लॉ में हमेशा पढ़ने को मिलेगी, एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। ये दो चीज़ें पढ़ने को मिलेगी बेटा। इसका मतलब होता है नोटिफिकेशन आएगा, यानी एक नोटिफिकेशन नंबर आएगा। इसका मतलब होता है बेटा रूल्स में जाके देखना है। बट यहाँ पर मिक्सचर चल रहा है, मिक्सचर। लिख रहे हैं एज में भी प्रिस्क्राइब्ड और निकाल रहे हैं नोटिफिकेशन। यहाँ पर ये वाला मामला चल रहा है। लिख क्या रहे हैं बेटा? एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। देखो लिख ये रहे हैं और कर ये रहे हैं। हाँ कि ना? हाँ साहब। चीज़ समझ में आई कि नहीं आई साहब? यही अमेंडमेंट बेटा मेरे को आपको समझाना था। पहला अमेंडमेंट जो पहला पोर्शन है 39(1) का, वो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन आगे चलेंगे। एक प्रोवाइजो इंसर्ट कराया भाई। क्या कराया? एक प्रोवाइजो इंसर्ट कराया। ठीक है सर। ये प्रोवाइजो क्या बोलता है बेटा? ये प्रोवाइजो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो मैं कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए, कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए, सबके लिए नहीं सर, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए चाहे तो 3B को क्वार्टरली कर सकती है। हाँ देखो लिखा हुआ है हु शेल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज में भी प्रेस्क्राइब। तो सिर्फ गवर्नमेंट ने इस प्रोवाइजो को डालकर एक पावर ले लिया। क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट ने इस प्रोवाइजो को इंसर्ट कर एक पावर अपने पास में रख लिया कि साहब अगर फ्यूचर में कभी 3B अगर हमें क्या करना पड़े, क्वार्टर बेसिस पे करना पड़े, तो हमारे पास में पावर होनी चाहिए।
इसलिए यहाँ पर ये प्रोवाइजो इंसर्ट करा दिया, बस और कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा। ये दो चीज़ें थी कि एक तो टाइम लिमिट हटा दी, और मैंने बताया टाइम लिमिट ऐसी हटाई कि पूरे के पूरे लॉ से ही हटा दी, उसको नोटिफिकेशन का पार्ट बना दिया, ना एक्ट में रखा ना रूल्स में रखा। अब उसे नोटिफिकेशन के थ्रू डील करा जा रहा है, हालांकि लिखा हुआ यही है। देखो आप अपने आंखों से पढ़ सकते हो बेटा, लिखा हुआ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड है। ये देखो कहाँ पर सर, ये देखो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, तो लिखा हुआ एज में भी प्रिस्क्राइब्ड ही है, लेकिन 61(5) में आप खुद जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो बेटा, वहाँ पर कहीं पर भी कोई डेट इस तरीके से जैसे पहले लिखा हुआ था ना 20th डे ऑफ द मंथ, ऐसा कोई डे नहीं प्रिस्क्राइब कर रखा है। आगे चलें सर, आगे चलो। तो बेटा अपन ने अभी अभी क्या कर लिया, 39(1), देखो अपन ने 39(1) कंप्लीट कर लिया, बोलो हाँ। हाँ सर। अब अपन बेटा आगे चलेंगे और देखेंगे क्या 39(2) किसके लिए होता है? बच्चे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं सर 39(2) होता है कंपोजिशन के लिए। मेरे सारे बच्चों को सारे सबसेक्शन याद हैं। तो 39(2) होता है मेरे भाई किसके लिए, बोलो? कंपोजिशन के लिए। और बेटा कंपोजिशन स्कीम जो होती है, क्या कंपोजिशन स्कीम जो होती है, उसके लिए बेटा मामला थोड़ा बदल चुका है। मैं आपको समझाता हूँ। ये हटा दूँ? हाँ सर ये हटा दो बेटा, ये नोटिंग में हटा रहा हूँ यहाँ से। आई होप आपने इसे नोट कर लिया क्या? एक बार नोट कर लो। चलो मैं आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूँ, आप इसे फ़ोटो खींच लो, ठीक है? और मैं आपके लिए और जूम कर देता हूँ, आप बोलो तो। नहीं बेटा और जूम तो नहीं हो पाएगा, फिर वो कटेगा साइड से। तो आप एक काम करो, इसकी एक पिक ले लो फटाफट से, ठीक है? कि पहले एक्ट में मेंशन था उसे ओमिट कर दिया, ओमिट करके एज में भी प्रिस्क्राइब लिख दिया। रूल्स में जाते हैं 61(5) देखते हैं बेटा, वहाँ पर कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है। तो मामला चल कैसे रहा है? मामला चल रहा है नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है? ठीक है सर। अब आ जाओ बेटा मेन विंडो पर वापस, और अब मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। आई होप आपने नोटिंग करनी थी तो पॉज करके नोट कर लिया, और पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मेरी बात को सुनो, 39(2) की बात करूँगा। किसकी बात करूँगा? 39(2) की। हाँ क्या ना? हाँ सर। और मैंने टाइम लिमिट्स क्या बताई थी? अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, तो मैंने वहाँ पर कुछ टाइम लिमिट्स बोली थी कि साहब 3B की टाइम लिमिट क्या है। तो बेटा अभी महीना कौन सा गया, बोलो? अभी महीना अगस्त गया ना बेटा। तो अगस्त मंथ के लिए टाइम लिमिट क्या है? तो अगस्त मंथ के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना? 3B की टाइम लिमिट जो अगस्त मंथ अभी अपना पीछे गया है, अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। इसके लिए टाइम लिमिट क्या है बेटा? इसके लिए टाइम लिमिट आप बताओ क्या होनी चाहिए? अगस्त यानी 20 अक्टूबर होनी चाहिए। बट बेटा 20 अक्टूबर नहीं बोल सकते क्लियर कट, क्योंकि कहाँ लिखा हुआ है 20 अक्टूबर? लॉ में कहीं 20 अक्टूबर नहीं लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन लाकर ये बोला साहब कि 20 अक्टूबर है, लेकिन सबके लिए नहीं है। ये वो लोग हैं बेटा जिनका टर्नओवर 5 CR से ऊपर है, जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 5 CR से ऊपर है। ओके। और बेटा जिनका 5 CR तक है, मतलब इज इक्वल्स टू 5 CR या फिर उससे कम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, बेटा उनके लिए ड्यू डेट क्या है बताओ? अरे बोलो। जुलाई, अगस्त सितंबर, एक सेकेंड। ओ हो सितंबर बेटा, सितंबर। अगस्त है ना, जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आता है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो 20 सितंबर, आई एम रियली सॉरी बेटा, वो अगस्त नहीं था, सितंबर था, ठीक है? ओके सर। 20 सितंबर। लेकिन बेटा जिनका 5 करोड़ तक और 5 करोड़ से नीचे है, उनके लिए यही टाइम लिमिट बेटा कर दी कुछ स्टेट्स एंड सेलेक्टेड स्टेट्स। अगर वो उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, एंड सेलेक्टेड स्टेट्स, और अगर वो उस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके लिए टाइम लिमिट बेटा 1 अक्टूबर कर दी। और बेटा 3 अक्टूबर भी टाइम लिमिट है। क्या बात करो सर? हाँ। और ये टाइम लिमिट किसके लिए है? जिनका टर्नओवर ये देखो 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है। किसमें बेटा? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। हाँ। एंड वो भी कुछ सेलेक्टेड स्टेट। ये सेलेक्टेड स्टेट्स अलग हैं और ये सेलेक्टेड स्टेट्स अलग हैं, यानी स्टेट्स को 2 पार्ट में बाइफरकेट कर दिया बेटा। किसमें? 2 पार्ट में। कुछ स्टेट्स को कहाँ रख दिया? यहाँ पर, और देखो कुछ स्टेट्स को यहाँ पर रख दिया और कुछ स्टेट्स को यहाँ पर रख दिया। जो स्टेट वाला यहाँ आएगा, अगर उसका 5 करोड़ से कम है तो बेटा वो 1 अक्टूबर तक फाइल करके चलेगा अगस्त का रिटर्न। और जिनका यहाँ स्टेट फॉल करेगा, जैसे बेटा राजस्थान जो होता है ना, वो यहाँ फॉल करता है कैटेगरी C में। मैं इसको बोलता हूँ कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। तो हमारा स्टेट यहाँ फॉल करता है। और हमारे यहाँ पर जो भी इंसान ऐसा है जिसका 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है बेटा, वो फाइल करेगा 3 अक्टूबर तक। अगस्त के GSTR 3B की बात कर रहा हूँ, यानी अगस्त की सप्लाईज, अगस्त की आउटपुट लायबिलिटी बेटा, उसको 3 अक्टूबर तक पे करके चलनी है। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और बेटा इसी देखो, इस एग्जाम्पल में एक चीज और समझा दी मैंने आपको कि GSTR 3B की जो डेट है वो कोई फिक्स्ड नहीं है जो आप लॉ में लिख दोगे। कोई फिक्स्ड टाइम लिमिट नहीं है जो आप लॉ में लिख दोगे। पहले लॉ में लिखी हुई थी और वो फिक्स्ड थी। क्या लिखी हुई थी साहब? पहले लॉ में लिखी हुई थी, देखो ये लिखी हुई थी 20 तारीख, ये फिक्स हो गई, अब चेंज नहीं कर सकते हैं।
इसलिए बोला ये तो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिकल सिचुएशन ऐसी होती है। अभी कोविड आ गया, अब क्या करोगे आप बताओ? अब ड्यू डेट एक्सटेंड करनी पड़ेगी, एक्सटेंड करने का पावर है ही नहीं आपके पास। प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? होगी। सब आप तो लिख के बैठे हो 20th, इसलिए बोला कि लॉ में चेंज करो, इस 2020 को हटाओ और सीधा क्या कर दो, प्रिस्क्राइब। बट दिक्कत ये हुई कि प्रिस्क्राइब भी नहीं करा, नोटिफिकेशन से काम चला रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है बेटा कि 61(5) में प्रिस्क्राइब करना चाहिए था। टाइम, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी सच टाइम, विद इन सच टाइम, इन शब्दों की बात कर रहा हूं, इन 3 शब्दों की, विद इन सच टाइम। ये टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया गया रूल के अंदर। हालांकि नोटिफिकेशन के थ्रू जो था वो मैंने आपको पूरा ये मामला यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बेटा समझा दिया। ये जो पूरा एग्जाम्पल है ना, ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। बोलो हाँ हाँ सर। अब बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ क्या, ये मैंने आपको समझा दिया, इसे भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अब आपको 39(2) का अमेंडमेंट पढ़ाना है। किसका अमेंडमेंट पढ़ाना है बोलो? 39(2) का अमेंडमेंट पढ़ाना है। अब मेरी बात को सुनो, 39(2) में कौन आता है बेटा? कंपोजिशन वाले अंकल आते हैं। और कंपोजिशन वाले अंकल के लिए इन्होंने अमेंडमेंट ये लाया बेटा, कंपोजिशन लेवी। और कंपोजिशन लेवी में अमेंडमेंट बस इतना सा है बेटा कि इनको बोला, इनकी झंझट खत्म कर दी। बोला आपको कोई मंथली रिटर्न फाइल नहीं करना। क्या बोला? आपको कोई मंथली रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न फाइल करना है बेटा एनुअली। ओहो क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। एनुअली बेटा, एनुअली एक रिटर्न बस, एनुअल रिटर्न। GSTR4 इज नॉट टू बी फाइल्ड एनुअली। जी हाँ दोस्तों, GSTR4 आपका एनुअली कर दिया। समझे? समझा सर। और दूसरा, लेकिन बेटा टैक्स एनुअली नहीं ले सकता ना। गवर्नमेंट वाले कहते हैं ना 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 ना, टैक्स तो बेटा एनुअली नहीं, रिटर्न एनुअली भर दो, अपनी डिटेल्स एनुअली बता दो, लेकिन बेटा टैक्स जो है ना, टैक्स का पेमेंट एक स्टेटमेंट फाइल होगा बेटा। क्या स्टेटमेंट? उस स्टेटमेंट ऑफ टैक्स बोलूँगा मैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ टैक्स, वो आपको क्वार्टरली फाइल करके चलना पड़ेगा। वो आपको क्वार्टरली फाइल करके चलना पड़ेगा। और बेटा वो जो क्वार्टरली फाइल करके चलोगे ना, उसको अपन बोलते हैं CMP 08। क्या बोला मैंने? CMP 08। ये ऑलरेडी मैं शायद बेटा MCQs के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। MCQ वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके आप देख लो। MCQ एक है, कंपोजिशन वाला MCQ है, जिसके अंदर मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कस करा है। एनुअली भरना है, क्या ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट वगैरह वहाँ पर मैंने सब डिस्कस करी हैं। तो बेटा MCQ वाले लेक्चर्स फटाफट से देख लो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं और बहुत शानदार तरीके से मैंने एक एक MCQ को बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस किया है। और जो गलतियां थी MCQs में बेटा, वो भी इंस्टीट्यूट को हमने क्या कर दी थी, ईमेल कर दी थी, और इंस्टीट्यूट ने बाकायदा उन गलतियों को सही भी कर दिया। तो अच्छी बात है, इंस्टीट्यूट ने हमारी बात मानी और उसे सही करा। तो मेरी जिम्मेदारी है दोस्त, जितनी भी गलतियां मटेरियल में हैं, स्टडी मटेरियल में हो, चाहे आपके क्वेश्चन बैंक्स वगैरह में हो, अगर इंस्टीट्यूट इशू करता है आपके सैंपल MCQs वगैरह में हो, जितनी गलतियां हैं बेटा मैं सही करवाने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं हर एक गलती जो मुझे दिखेगी बेटा वो मैं इंस्टीट्यूट को मेल करूंगा और सही करवाऊंगा आपके मटेरियल के अंदर। जो भी मटेरियल इंस्टीट्यूट इशू करता है GST से रिलेटेड, अगर उसमें गलती पाई जाती है, मेरे को वो गलती दिखाई देती है, मैं इंस्टीट्यूट को मेल कर वो गलती आपसे सही करवाऊंगा। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? GSTR 39 सबसेक्शन नंबर 39, सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन नंबर 2। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन नंबर 2, कंपोजिशन लेवी, रिटर्न एक ही भरना है एनुअली, लेकिन टैक्स भरना है क्वार्टरली। CMP 08 के अंदर बेटा 18 तारीख इसकी ड्यू डेट होती है। इसकी ड्यू डेट क्या होता है? 18th। जो भी आपका क्वार्टर खत्म हुआ है ना, उस क्वार्टर के बाद जो भी मंथ आ रहा है, उस मंथ की 18th तक ये आपको फाइल करना होता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, बात समझ में आ गई। ये देखो बेटा, ये लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर। देखो पहले ऐसा कुछ था क्या? ईच क्वार्टर। पहले क्या था बेटा? हर क्वार्टर के लिए GSTR4 फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब क्या कर दिया? फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। पहले क्या था? फॉर ईच क्वार्टर, अब कर दिया फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब। और देखो यहाँ से भी डेट हटा दी, पहले यहाँ पर भी 18th दे रखी थी, वो डेट बेटा अब हटा दी और बोल दिया विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। यानी यहाँ पर भी टाइम प्रिस्क्राइब कर दिया, लेकिन यहाँ जो टाइम बेटा प्रिस्क्राइब करा वो दे रखा है बकायदा रूल 62 के अंदर। यहाँ पर जो टाइम प्रिस्क्राइब करा ना वो दे रखा है, 39(1) वाला नहीं दे रखा। 39(1) के लिए बोला प्रिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जब जाके पढ़ते हैं 61(5) तो वहाँ प्रिस्क्राइब नहीं है। यहाँ बोला प्रिस्क्राइब करेंगे, तो जब जाके पढ़ते हैं रूल 62 तो प्रिस्क्राइब है, वहाँ प्रिस्क्राइब है, वहाँ दोनों चीज़ें प्रिस्क्राइब है। आप बोलो तो मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, ऐसा जिसकी कोई ऐसा ज़रूरत नहीं बेटा। फॉर द टाइम बीइंग
बट स्टिल आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो अबाउट दिस। ठीक है, एक सेकेंड, चलो छोड़ो बेटा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो फाइल अभी मुझे यहाँ पर मिलेगी नहीं, अदरवाइज़ मैं आपको बेयर लॉ में ले जाता और बेयर लॉ में आपको मैं डेफिनेटली दिखाता। ठीक है, चलो देखता हूँ बेयर लॉ मिलता है क्या मुझे। कि ये कब तक अपडेटेड है मुझे देखना पड़ेगा, इसमें अमेंडमेंट है कि नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, आई जस्ट हैव टू चेक वंस कि इसमें आपको मिलता है क्या। अगर मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा बेटा। बेयर लॉ है ये मेरे पास में, और बेयर लॉ का मैं आपको रूल नंबर 62 दिखाने की कोशिश करता हूँ। रूल 62 मुझे यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा देखें। हाँ सर देखो कहाँ मिलेगा आपको। रूल 59 से 84 बेटा, रिटर्न चैप्टर, ये रहा, मिल गया। चले हाँ सर, चलो टू विड्थ, यहाँ कहीं ना कहीं हमें आराम से ये मिल जाएगा। ये सब आपने क्या कर दिया, कुछ नहीं बेटा, ये हटा दूंगा मैं। आ जाओ ऊपर आ जाओ, ये रूल 80 पर है हमारा भी, तो थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा बेटा। ये पढ़ो, ये रहा, ये अमेंडेड है। ये मैं आपको डायरेक्ट एक्ट से दिखा रहा हूँ। कहाँ से दिखा रहा हूँ बेटा, डायरेक्ट एक्ट से। फॉर्म एंड मैनर एंड सबमिशन ऑफ रिटर्न, फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट एंड रिटर्न। मैंने बोला था ना, क्वार्टरली स्टेटमेंट जाएगी और एनुअली रिटर्न जाएगा, और वही लिखा हुआ है देखो, फर्निश अ स्टेटमेंट एवरी क्वार्टर बेटा, वो CMP 08 होगा और 18 तारीख होगी, मैंने बताया था ना, ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। और यहाँ पर बेटा क्या होगा, 31st डे ऑफ अप्रैल, यानी साल खत्म मार्च में होता है ना बेटा, तो मार्च में साल खत्म होने के बाद आपको और कितना टाइम दिया उन्होंने, 31 दिन का टाइम, 30 दिन का, 30 मतलब 30 दिन, अप्रैल 30 ही तो होता है यार, ऐसे क्या कर रहा हूँ, 30 दिन होते हैं बेटा अप्रैल के अंदर। तो अप्रैल की आखिरी तारीख से पहले आपको एक फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है बेटा, अप्रैल से मार्च, तो मार्च खत्म होने के बाद जो अगला अप्रैल आएगा उसकी 30 तारीख तक आपको इस पूरे साल का रिटर्न फाइल करना है। वो आपको देखो एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल करना है GSTR 4 में। ये अमेंडेड है देखो, 97 अमेंडेड है, मैं आपको दिखाता हूँ देखो। और ये आपके अमेंडमेंट आए किससे, सब्सटीट्यूटेड वाइड, क्या लिखा है 97 सब्सटीट्यूटेड वाइड, नोटिफिकेशन नंबर 20/2019। तो एक नोटिफिकेशन लाकर बेटा पूरा का पूरा क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, आपका रूल ही यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। बोलो समझा कि नहीं समझा। हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, मज़ा आ रहा है। हाँ सर देखो मैंने आपको बेयर एक्ट दिखाया, और बेयर एक्ट में बाकायदा आपको आइडेंटिफाई करवाया कि साहब गड़बड़ है। अच्छा 69(5) दिखाऊँ। हाँ सर दिखाओ, ये देखो 61(5), ये है बेटा 61(5), जो किसकी बात करता है 3B की। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ बेयर लॉ से। ये देखो 3B, ये रहा बेटा आपका फॉर्म 3B। और बेटा इसके लिए कहीं पर भी नहीं लिखा, बोला जहाँ GSTR 1 और GSTR 2 की डेट एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब GSTR 1 और 2 को बंद कर देंगे, GSTR 1 और 2 फाइल नहीं करना पड़ेगा बेटा, वहाँ पर GSTR 3B फाइल किया जाएगा। और एक बार GSTR 3B अगर फाइल हो जाता है तो आपको GSTR 3 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। बट कहाँ टाइम लिमिट है बताओ, इस पूरे में कहीं पर भी टाइम लिमिट दिख रही है क्या आपको, इस पूरे में कहीं पर भी टाइम लिमिट दिख रही है क्या कि साहब 18 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि साहब यहाँ पर मुझे नहीं मिल रही है ड्यू डेट, तो ड्यू डेट फिर कहाँ से मिलेगी? तो बेटा वो नोटिफिकेशन से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? नोटिफिकेशन से। ये मैंने आपको बेटा दोनों क्लियर कट दिखा भी दिए और समझा भी दिए। वापस आ जाओ तो बेटा अमेंडमेंट बुकलेट के अंदर लॉ हो गया अपना। हाँ सर लॉ हो गया। ये आ गई बेटा आपकी अमेंडमेंट बुकलेट, जहाँ पर मैंने आपको 39(2) भी करा दिया। ये देखो ये हो गया अपना 39(1) का अमेंडमेंट और ये हो गया 39(2) का अमेंडमेंट। बेटा अब आते हैं 39(7) के ऊपर। 39(7) बोलता क्या ये बताओ? ये तो आपने पढ़ी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा है तो मैं समझा दूंगा। 39(7) बोलता है बेटा सिंपल सी बात कि रिटर्न भरो तो टैक्स भी दे देना है। क्या मतलब सर समझ में नहीं आया? रिटर्न भरो तो टैक्स भी दे देना। हाँ बेटा, टैक्स का पेमेंट कब होता है बेटा? अलग से थोड़ी ना होता है। टैक्स का पेमेंट अलग से होता है क्या बताओ? सिर्फ एक जगह पर अलग से होता है। कहाँ पर? कंपोजिशन के अंदर। हाँ, कंपोजिशन में टैक्स का पेमेंट अलग होता है, रिटर्न अलग फाइल होता है। ये देखो चीज़ को समझो, यही चीज़ मेरे को आपको समझानी है। कंपोजिशन के अंदर टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली होता है, लेकिन रिटर्न एनुअली फाइल होता है। दोनों अलग अलग हैं। तो सबसेक्शन 7 में ये चीज़ डालनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब आपने सबसेक्शन 2 अमेंड करा तो सबसेक्शन 7 क्या बोलता है? 7 बोलता है साहब रिटर्न के साथ टैक्स भरो। क्या बोलता है? रिटर्न के साथ टैक्स भरो।
अब बेटा रिटर्न के साथ टैक्स भरो, बात तो सही है, इनकम टैक्स में भी तो यही होता है। अपन जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ अपन को क्या भरना पड़ता है, टैक्स। 3B के अंदर भी ये होता है, कंपोजिशन अपने ये GST के अंदर भी ये होता है कि जो 3B होता है बेटा, उस 3B के साथ अपन को टैक्स भरना पड़ता है। और 3B क्या है बेटा, रिटर्न है। 3B एक तरीके का रिटर्न है, लेकिन कंपोजिशन में ऐसा नहीं होता। कंपोजिशन में इन्होंने टैक्स को और रिटर्न के टुकड़े कर दिए बेटा, टैक्स और रिटर्न को अलग अलग कर दिया। ये हो गया रिटर्न और ये हो गया टैक्स। रिटर्न को एनुअली कर दिया और रिटर्न को एनुअली कर दिया, और टैक्स को बेटा क्या कर दिया बोलो, टैक्स को बेटा क्वार्टरली कर दिया। हाँ क्या ना, हाँ रिटर्न को एनुअली कर दिया, टैक्स को क्वार्टरली कर दिया। अभी बताओ क्या करें, तो दिक्कत आ गई। अब यहाँ नहीं बोल सकता ना, यहाँ सबसेक्शन 7 नहीं लग सकता, यहाँ सबसेक्शन 7 नहीं लग सकता, क्योंकि सबसेक्शन 7 बोलता है रिटर्न के साथ टैक्स दो, बट टैक्स रिटर्न के साथ नहीं चाहिए, टैक्स तो क्वार्टरली चाहिए। अब बोलो क्या करें, तो इसलिए सबसेक्शन 7 में क्या लेकर आए, अमेंडमेंट। पहले बेस बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, अमेंडमेंट से पहले बेस बन जाए तो मजा आ जाता है। डायरेक्ट अमेंडमेंट बता दूं और भाग जाऊं तो बेटा मजा नहीं आएगा ना। अभी अपन ने एक बेस बना लिया कि साहब सबसेक्शन 7 बोलता है रिटर्न के साथ टैक्स भरना है, ठीक है, बट कंपोजिशन में वो चीज अप्लाई नहीं हो रही, तो 7 को, सबसेक्शन 7 को क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और ये देखो बेटा वही अमेंडमेंट इन्होंने यहां पर करा। सेकंड प्रोवाइजो पढ़ो बेटा, सेकंड प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो पढ़ूंगा, पहले सेकंड प्रोवाइजो को समझो। क्या बोला, प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशिंग रिटर्न अंडर सबसेक्शन 2, और अभी अभी देखकर आए सबसेक्शन 2 किसका होता है, कंपोजिशन का। यानी जो भी भाई साहब रिटर्न फर्निश कर रहा है कंपोजिशन के अंदर, क्या बोला, जो भी भाई साहब रिटर्न फर्निश कर रहा है कंपोजिशन के अंदर, शेल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू इनटू अकाउंट टर्नओवर इन द स्टेट और यूटी इनवर्ड सप्लाईज फलाना 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 ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द क्वार्टर, ड्यूरिंग द क्वार्टर इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये कहाँ प्रिस्क्राइब करी मेरे भाई, ये प्रिस्क्राइब करी रूल नंबर 62 के अंदर। और यही रूल 62 अभी अभी मैं आपको दिखाकर लेकर आया, यही रूल 62 अभी अभी मैं आपको दिखाकर लेकर आया। अब एकदम बेटा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट, अब आपको बिल्कुल आंखों के सामने साफ साफ समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, सारी कड़ियां जुड़ गई होंगी। बोलो, सारी कड़ियां जुड़ गई, सारा लिंक सेट हो गया कि अच्छा सर बात यह है कि 39(2) का सिस्टम था कि टैक्स अलग देना है, रिटर्न अलग भरना है, ओके, बट ये बात सबसेक्शन 7 की गले नहीं उतरी, उसके गले नहीं उतरी। उसने बोला साहब ये तो गलत बात है, मैं तो बोलता हूँ रिटर्न के साथ टैक्स भरना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेकंड प्रोवाइजो डाल दिया और बोला साहब यहाँ पर रिटर्न के साथ टैक्स नहीं बल्कि टैक्स, ये देखो टैक्स पेबल, बल्कि टैक्स पेबल। अब ड्यूरिंग अ क्वार्टर मतलब क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा, और कब करना है सब वो रूल में बता देंगे, और रूल में बता दिया साहब क्वार्टरली करना है। बोलो हाँ कि ना, हाँ, और डेट बता दी ना बेटा, क्वार्टर खत्म होने के बाद जो महीना आएगा उसकी 18th को करना है। बोलो हाँ सर, अब बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया। यानी बेटा CMP 08 जो स्टेटमेंट है वो किसका होगा, टैक्स का होगा। वो चीज़ सब सेक्शन नंबर 7 में डालनी ज़रूरी थी बेटा, और वही वहाँ पर इंसर्ट कराई। बोलो हाँ कि ना, हाँ। अब आओ बेटा किसके ऊपर, इधर वापस से एक बार 39(1) पर आओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 3B गवर्नमेंट कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, किसके लिए, देखो इनके लिए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला, क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कुछ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स के लिए गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो 3B को क्वार्टरली कर सकती है। क्या बोला मैंने, 3B को क्वार्टरली कर सकती है, बट क्वार्टरली करेगी कि नहीं ये अपन देखेंगे। बट अगर क्वार्टरली कर दिया तो क्या टैक्स भी क्वार्टरली ही भरना पड़ेगा, है सर बात समझ में नहीं आई। 3B में तो टैक्स भरते हैं, अगर 3B क्वार्टरली कर दिया तो टैक्स भी क्वार्टरली तो भरना पड़ेगा। अगर 3B ही क्वार्टरली कर दिया तो टैक्स भी तो क्वार्टरली ही भरना पड़ेगा, क्योंकि 3B के अंदर ही तो टैक्स का पेमेंट होता है। हाँ आप लोग बिल्कुल सही हो, बट स्टिल गवर्नमेंट ने बेटा एक प्रोवाइजो इंसर्ट कराया और ये बोला कि साहब ऐसी सिचुएशन अगर होती है जहाँ पर 3B क्वार्टरली होता है, क्या बोला, जहाँ पर 3B को क्वार्टरली करा जाता है, देखना मेरी बात को समझना है, जहाँ पर 3B को क्वार्टरली करा जाता है, टैक्स मंथली बेसिस पे लिया जा सके, हैं, हाँ, मतलब 3B से टैक्स वाला कंपोनेंट अलग कर कर मंथली बेसिस पे लिया जा सके, ऐसा एक प्रोवाइजो बेटा इंसर्ट तो गवर्नमेंट ने कर दिया।
और वो है बेटा आपका ये सब सेक्शन नंबर 7 का फर्स्ट प्रोवाइजो, सब सेक्शन नंबर 7 का फर्स्ट प्रोवाइजो। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। मैंने बोला 39(1) और 39(7) को समझो पहले। 39(1) क्या बोलता है, 3B फाइल करेंगे, ठीक है, 3B फाइल करेंगे, मंथली फाइल करेंगे, मंथली फाइल करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ नहीं है, बट नोटिफिकेशन तो है ना, हाँ नोटिफिकेशन तो है, और नोटिफिकेशन कहता है साहब ठीक है मंथली फाइल करेंगे, 3B फाइल करेंगे, मंथली फाइल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट 3B को क्वार्टरली फाइल एक नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए किया जा सकता है। 3B को क्वार्टरली फाइल करवाया जा सकता है नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन्स के द्वारा। ऐसी पावर गवर्नमेंट ने ली है, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन ये पावर गवर्नमेंट ने ली है, और ये पावर बेटा यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और यही लिखा हुआ है कि हु शेल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। और बेटा यहाँ पर अ रिटर्न कौन सा वाला रिटर्न है, ये जो ऊपर आया था, ये देखो, ये जो ऊपर आया था अ रिटर्न, ये अ रिटर्न वही वाला अ रिटर्न है, ये अ रिटर्न वही वाला अ रिटर्न है। बोलो हाँ सर, यानी 3B, क्योंकि अगर 3B की बात हो रही थी तो यहाँ पर भी उस 3B की ही बात की जा रही है, और उस 3B को ही फर्निश करने की बात हो रही है क्वार्टरली। तो बेटा वापस आ जाओ, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि 3B मंथली फाइल होता है, लेकिन क्वार्टरली हो सकता है अगर नोटिफिकेशन आता है तो, हो सकता है नहीं, हो सकता है। सर हो सकता है समझ में नहीं आ रहा, ढंग से लिखो। लो बेटा मैं आपके लिए ढंग से लिख देता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता, ठीक है। अभी भी सर प्रॉब्लम तो है, अरे यार अब तो मान लो, अब क्या प्रॉब्लम है, चलो क्वार्टरली दूर कर देता हूँ, क्वार्टरली, अब ठीक है। हाँ तो क्वार्टरली हो सकता है मंथली। बेटा अगर क्वार्टरली हुआ तो प्रॉब्लम ये आएगी कि बेटा रिटर्न के साथ ही टैक्स का पेमेंट करना होता है, ऐसा 7 बोलता है। बट सर ऐसा कंपोजिशन में नहीं था, तो 7 ने बाहर निकाल दिया, तो सेकंड प्रोवाइजो डाल के 7 ने बाहर निकाल दिया। लेकिन बेटा अगर 3B क्वार्टरली हो गया तो यहां पर भी टैक्स मंथली फाइल करवाया जा सके, ऐसी पावर गवर्नमेंट ने ले ली फर्स्ट प्रोवाइजो से, और वहां बोल दिया कि हर इंसान, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो फर्निश करेगा रिटर्न, किसमें, 39 के सबसेक्शन 1 में नहीं, प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन 1 में, प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन 1 में। यानी बेटा रिटर्न फाइल यहां नहीं करेगा। देखो रिटर्न फाइल, मैं एक बार इस पूरे को साफ करता हूं और फिर समझाता हूं। देखो रिटर्न फाइल यहां नहीं करेगा, यहां, ये है सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में रिटर्न फाइल नहीं करेगा। जो इंसान प्रोवाइजो में रिटर्न फाइल करेगा, यहां उसकी बात हो रही है। यानी देखो रिटर्न फाइल करने के लिए 39(1) ने 2 ऑप्शन खोल दिए। बेटा कंपोजिशन वाला नोट कर लिया क्या, हाँ सर नोट कर लिया, इसकी फोटो खींच लेना, ठीक है। इसको हटाता हूं मैं, और यहां पर एक दूसरा डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। अपने पास डायग्राम्स की कमी नहीं बेटा, समरी करने में एक्सपर्ट है अपन। आ जाओ, क्या बोला मैंने, 39(1) के अंदर कितने रिटर्न फाइल होंगे बेटा, 2 रिटर्न फाइल होंगे। कितने रिटर्न, 2 रिटर्न, एक सब सेक्शन 1 के अंदर और एक प्रोवाइजो 2 सब सेक्शन 1 के अंदर। यहां जो रिटर्न फाइल होगा सब सेक्शन 1 के अंदर बेटा ये मंथली होगा, और यहां जो रिटर्न फाइल होगा बेटा वो क्वार्टरली होगा। जब मंथली रिटर्न फाइल होगा और मंथली ही टैक्स फाइल होगा तो सब सेक्शन 7 को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब सेक्शन 7 यही बात बोलता है। सब सेक्शन 7 यही बात बोलता है मेरे दोस्त कि रिटर्न के साथ टैक्स पे करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा अगर क्वार्टरली पे होगा, लेकिन अगर क्वार्टरली GSTR 3B फाइल होगा तो टैक्स को, क्या बोला मैंने, टैक्स को मंथली फाइल कराया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या करा, सब सेक्शन 7 में एक प्रोवाइजो डाल दिया। बोलो हाँ सर, सब सेक्शन 7 में एक प्रोवाइजो डाल दिया, जिससे अब टैक्स का पेमेंट मंथली कराया जा सकता है। रिटर्न भले 3B भले ही आप कैसे फाइल कर दो क्वार्टरली, बट टैक्स का पेमेंट हम कैसे करा लेंगे, मंथली। इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आया क्या बेटा, अभी तक नहीं आया है, बट ये प्रोवाइजो में पावर गवर्नमेंट ने ले ली है। इधर आओ, ये देखो, यही पावर, ये देखो कि अगर प्रोवाइजो 2 सबसेक्शन 1 के अंदर अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न फर्निश कर रहा है तो बेटा शेल पे टू द गवर्नमेंट द टैक्स ड्यू
इनपुट टैक्स क्रेडिट पेएबल एंड सच अदर पर्टिकुलर्स ड्यूरिंग अ मंथ। नीचे क्या था? ड्यूरिंग अ क्वार्टर। कंपोजिशन वाले में क्या था? देखो देखो देखो, ड्यूरिंग अ क्वार्टर, बट यहां पर क्या है? ड्यूरिंग अ मंथ। यानी 39(2) जहां पर कंपोजिशन आ रहा था वहां किसकी बात करी? क्वार्टर की। और देखो यहां पर जो कहां आ रहा है? प्रोवाइजो में आ रहा है। जो कहां आ रहा है? प्रोवाइजो में आ रहा है। उस प्रोवाइजो के लिए भी मंथ की बात करी। सर 3 भी तो क्वार्टरली, हाँ 3 भी क्वार्टरली। प्रोवाइजो बोलता है, प्रोवाइजो क्या बोलता है? प्रोवाइजो बोलता है 3 भी क्वार्टरली, लेकिन उसका टैक्स मंथली। ये बात सबसेक्शन 7 के फर्स्ट प्रोवाइजो ने बोली। अरे बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, और अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया जो भी आपने समझाया। बेटा ये अमेंडमेंट था आपका किसका? 39 का। ये 39 का बेटा अपन ने पूरा अमेंडमेंट यहाँ पर कवर कर लिया। मज़ा आया? देखो मज़ा आया तो बताना ज़रूर है ना कि सर बड़ा मज़ा आया, शानदार समझाया आपने। बिकॉज आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, यू ऑल्सो हैव टू रिकॉग्नाइज दैट बेटा। एक्नॉलेजमेंट कर दो तो मज़ा आ जाएगा। नहीं, एक बार एक्नॉलेज कर दो कि सर आपने अच्छा पढ़ाया। अब आ रहा है बेटा सेक्शन नंबर 44, एनुअल रिटर्न। सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं सर ये सेक्शन किसका है? ये सेक्शन बेटा एनुअल रिटर्न का है। किसका है? एनुअल रिटर्न। बेटा एनुअल रिटर्न को कौन से फॉर्म में जाता है? 9 में। क्या इसको एक्सटेंड करने की पावर थी क्या? नहीं थी। बस, और कुछ भी नहीं करा बेटा, इसको एक्सटेंड करने की पावर ले ली। ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सिंपल सा एक आप कह सकते हो कि सुधार है। सुधार सर, अमेंडमेंट का मतलब भी तो सुधार ही होता है। हाँ वो तो है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। इतना सा बोला कि कमिश्नर चाहे तो मैं एक्सटेंड कर सकता है टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। किन लोगों के लिए? जिन लोगों के लिए वो चाहे। सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं। फॉर सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज में प्रिस्क्राइब। और एक बार बेटा अगर स्टेट वाले ने या यूटी वाले ने एक्सटेंड कर दिया तो माना जाएगा कि सीजीएसटी वाले ने भी कर दिया, सेंट्रल वाले ने भी कर दिया। ये तो अपन पढ़ते हैं ना बेटा, अपन ने एमसीक्यू भी देखा था, याद करो। अभी अभी अपन एमसीक्यू वीडियो में एमसीक्यू पर देख कर आए, और एमसीक्यू में अपन ने क्या देखा था कि एक बार अगर एसजीएसटी में कैंसिल हो गया या यूटीजीएसटी में कैंसिल हो गया तो माना जाएगा सीजीएसटी में कैंसिल हो गया। रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। और अगर एक बार रिवोकेशन हो गया एसजीएसटी में या यूटीजीएसटी में तो माना जाएगा सीजीएसटी में भी रिवोकेशन हो गया। उसी तरीके से अगर टाइम लिमिट एक्सटेंड हो गई, स्टेट वाले कमिश्नर ने टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दी तो माना जाएगा सेंट्रल वाले ने भी कर दी, और अगर यूटी वाले ने कर दी तो माना जाएगा सेंट्रल वाले ने भी कर दी। बस इतनी सी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है बेटा। ये आपका अमेंडमेंट खत्म। वापस मैं बोलूँगा इतनी सी बात कि जीएसटीआर 9 को की टाइम लिमिट को जो एनुअली फाइल होता है उसको एक्सटेंड करने की पावर कमिश्नर को दी गई है। उसको एक्सटेंड करने की पावर कमिश्नर को दी गई है। बोलो समझ में आया? हाँ बेटा समझ में आया। देखा, स्टाइल से पढ़ाते हैं बेटा अपन। हाँ ठीक है। हाँ सर ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास में सेक्शन नंबर 52 बेटा किसका है? टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। क्या बोला बेटा? और बेटा यहाँ पर भी मजे की बात, टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की ही पावर ली गई है। ये देखो यहाँ पर भी कमिश्नर को टाइम लिमिट एक्सटेंड करने की ही पावर दी गई है कि जो रिटर्न फर्निश होता है बेटा, स्टेटमेंट जो फर्निश होता है उससे एक्सटेंड करने की पावर दी गई है। और वही लिखा है कि अगर एक जने ने कर दिया तो बाकियों को भी माना जाएगा। और जो सबसेक्शन नंबर 5 होता है बेटा, 52 का 4 क्या होता है बताओ? 52 का 4 क्या होता है बताओ ना? और 52 का 5 क्या होता है? ये दोनों बेटा अलग अलग रिटर्न होते हैं, मंथली रिटर्न और एनुअल रिटर्न। क्या बोलूँगा मैं? मंथली रिटर्न, और यहाँ पर आता है बेटा एनुअल रिटर्न। यहाँ पर आता है बेटा एनुअल रिटर्न। तो मंथली रिटर्न और एनुअल रिटर्न दोनों को ही एक्सटेंड करने की पावर, दोनों को ही, ये होता है बेटा एनुअल रिटर्न, और दोनों को ही एक्सटेंड करने की पावर कमिश्नर को दी गई है। 2 प्रोवाइजो इंसर्ट कराकर, एक ये प्रोवाइजो और एक ये प्रोवाइजो। इस प्रोवाइजो ने बोला साहब एक में एक्सटेंड हो गई तो बाकी में भी एक्सटेंड हो जाएगी। और एक्सटेंड द टाइम लिमिट, तो एनुअल स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ ना, एनुअल स्टेटमेंट, और यहाँ लिखा होगा बेटा मंथली स्टेटमेंट। फाइलिंग द स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो जो नॉर्मल स्टेटमेंट की बात है वो मंथली स्टेटमेंट है बेटा, और जो एनुअल स्टेटमेंट है वो आपका एनुअल रिटर्न जिसे आप बोलते हो वो होता है। बोलो हाँ के ना? हाँ। और टीसीएस के लिए बेटा जीएसटीआर 8 होता है। एनुअल कौन सा होता है? जीएसटीआर 8। ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये होता है बेटा आपका स्टेटमेंट। ओ एक सेकेंड, ना 9B बेटा, 9B। 8 तो इधर आएगा ना, 8 तो मंथली होता है। तो जीएसटीआर 8 आप यहाँ फाइल करोगे, GSTR 8 आप यहाँ फाइल करोगे, और GSTR 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए वो आप यहाँ फाइल करोगे एनुअल रिटर्न।
तो 9B को और 8 को एक्सटेंड करने की पावर कमिश्नर को दी गई और कुछ भी नहीं किया गया नया, कुछ भी नहीं किया गया नया, नया और कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। बोलो 39 समझ में आया, 44 समझ में आया, 52 समझ में आया। इसी के साथ बेटा आपके ये 3 अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन थे उनको एक्ट का पार्ट बना दिया, जो नोटिफिकेशन थे उनको एक्ट के अंदर क्या कर दिया, इनकॉर्पोरेट कर दिया। इतनी सी बात थी, रिटर्न चैप्टर का पहला अमेंडमेंट कंप्लीट। अब आते हैं बेटा दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है बेटा कुछ भी नहीं है। उईडार वाले को बोला कि भाई तेरे को 2 चीज़ें फाइल नहीं करनी है, ना तेरे को एनुअल रिटर्न फाइल करना है और ना तेरे को रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना है। अमेंडमेंट आया और क्या दे दिया बेटा, आराम दे दिया। आराम किसको दे दिया, उईडार वाले को। उईडार वाले को बोला कि निश्चिंत रहो और मज़े करो, निश्चिंत रहो और मज़े करो। बेटा उईडार कौन सा होता है आपको पता है ना, पहले बताओ उईडार कौन सा होता है, पता है कि नहीं पता है? सर उईडार पता है। उईडार होता है बेटा आपका नॉन, आपके जो बार बैठता है ना बेटा, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्राइवल सर्विसेज। क्या बोला, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज, मतलब डेटाबेस को एक्सेस करने की सर्विस देना और डेटाबेस में से डेटा रिट्राइव करने की सर्विस देना। तो बेटा अगर ये देकर चल रहा है कोई इंसान, कैसे इंसान को, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, मतलब अपने इंडिया में है लेकिन नॉन रेजिडेंट, क्या बोल दिया मैंने, सॉरी, नॉन रजिस्टर्ड, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है, अदर देन रजिस्टर्ड, जिसको हम बोलते हैं ऑनलाइन तो रिसीव कर रहा है और वो नॉन टैक्सेबल है, यानी नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। क्या बोलते हैं अपन, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अगर है, नॉन टैक्सेबल मतलब अनरजिस्टर्ड। तो बेटा ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले को उईडार की सर्विस, बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर कहाँ से आ गया, उईडार वाले को। ऐसे उईडार वाले को क्या करने की जरूरत नहीं, बोलो, ना एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत है, ना रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की जरूरत है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। बहुत सिंपल है यार। देखो उईडार वाला कौन, उईडार वाला जो कहाँ बैठा है, देखो इधर एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। बेटा यूएस है, ये यूएस है, ये मेरा इंडिया, हाँ सर ये मेरा इंडिया, ये यूएस है। बेटा यूएसए से एक बच्चा यहाँ बैठ के गेम खेल रहा है, ये देखो ये बच्चा हंस रहा है, हा 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 हा। मेरे पास में वो कौन सा आता है आपका, प्ले स्टेशन, मेरे पास में प्ले स्टेशन है, मैं ऑनलाइन प्ले स्टेशन खेल रहा हूँ। हाँ सर मज़ा आ रहा है बच्चे को, वो ऑनलाइन क्या खेल रहा है, ऑनलाइन प्ले स्टेशन खेल रहा है। सर अच्छे से लिखो, अच्छे से लिख देता हूँ, चलो। ऑनलाइन बेटा वो आपके लिए प्ले स्टेशन खेल रहा है, और जो प्ले स्टेशन वो बेटा खेल रहा है वो यूएसए से सर्विस इंपोर्ट कर रहा है। उस बच्चे को पता भी नहीं है, नादान को, कि वो जीएसटी में कितना भयंकर काम कर रहा है, बट बेटा वो अनरजिस्टर्ड है, बच्चा है। तो गवर्नमेंट ने बोला अनरजिस्टर्ड इंसान, नॉन टैक्सेबल इंसान अगर ऑनलाइन रेसिपिएंट है, ऑनलाइन उईडार की सर्विस रिसीव कर रहा है, तो यूएसए वाले अंकल को सेक्शन नंबर 14 अपन पढ़ते हैं बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई का, जो उईडार के लिए लगता है। बोले बेटा वो उईडार के लिए उसे आना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 14 में। लेकिन उसको यहाँ पर थोड़ा सा आराम दिया गया 2 चीज़ों के रिस्पेक्ट में, एक एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में, देखो ये रहा, एक एनुअल रिटर्न के रिस्पेक्ट में और एक बेटा रिकन्सिलिएशन के रिस्पेक्ट में। बोला ना आपको रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत है 9C के अंदर, और ना आपको एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है सेक्शन 9 के अंदर। हाँ क्या ना? हाँ सर समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आया। अब सुनो, सेक्शन नंबर 44 सब सेक्शन नंबर 1, अगर आप 81 के साथ पढ़ते हो, रूल 81 के साथ, तो लिखा हुआ है बेटा सबको एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, इनको छोड़कर, और जिनको छोड़ा उसमें उईडार वाला नहीं था, इसका मतलब उईडार वाले को रिटर्न फाइल करना था। अकॉर्डिंगली बेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला अगर आप पढ़ोगे 35(3) और 44(2)83 के साथ, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जिनका भी टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करेगा उन सबको फर्निश करनी जरूरी है, एक तो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स और एक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा उईडार वाले को भी जरूरी थी, तो उईडार वाले को भी ज़रूरी थी। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल उईडार वाले पे हो रही थी, तो पोस्ट अमेंडमेंट सेक्शन ने क्या करा, ये चीज़ खत्म कर दी और बोला कि कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो उईडार सर्विस दे रहा है फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, जिसको अपन बोलते हैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, उसे क्या फर्निश करने की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न और रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बेटा क्रक्स क्या है, उईडार अंकल को ना तो एनुअल रिटर्न फाइल करना है, नहीं फाइल करना है, और ना बेटा रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करना है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें? हाँ सर आगे चलो। आगे बेटा मेरी बात सुनो, ये एकदम फर्जी अमेंडमेंट है, एकदम फर्जी अमेंडमेंट।
बेटा ये अमेंडमेंट इसलिए आया क्योंकि GSTR 2 है नहीं, GSTR 2 है नहीं। GSTR 2 को क्या कर रखा है बोलो, GSTR 2 को बेटा आपके यहाँ पर पोस्टपोन कर रखा है। अभी तक GSTR 2 चालू नहीं हुआ है, बोलो अभी तक GSTR 2 चालू नहीं हुआ है, उसे पोस्टपोन कर रखा है। इसलिए बेटा सिर्फ और सिर्फ शब्द सुधार यहाँ पर किए गए हैं। इन दोनों जगहों पर आपको शब्द सुधार ही केवल मिलेगा। मैं एक बार आपके लिए रीड कर देता हूँ, आप आराम से मेरे साथ साथ इसे पढ़ सकते हैं। प्री अमेंडमेंट बेटा सब रूल नंबर 2 रूल नंबर 66 का ये बोलता था कि अगर इलेक्ट्रॉनिकली सप्लायर पार्ट सी के अंदर मतलब डिटेल्स फर्निश्ड बाय डिडक्टर अंडर सब रूल नंबर 1 यानी 66 के सब रूल नंबर 1 में अगर जो भी डिडक्टर बोले तो कौन बेटा TDS वाला कोई भी चीज़ डिडक्ट करता है तो आपको 2A में मिल जाएगी और 4A में मिल जाएगी कंपोजिशन वाले को। 2A में मिल जाएगी नॉर्मल को, 4A में मिल जाएगी कंपोजिशन वाले को। GSTR 7 मैंने किसकी बात करी, TDS की बात करी। GSTR 7 बेटा कौन भरता है, TDS वाले अंकल भरते हैं। GSTR 8 कौन भरता है बेटा, TCS वाले अंकल भरते हैं। तो TDS वाले अंकल जो GSTR 7 फाइल करेंगे बेटा सब रूल नंबर 1 के अंदर, उसकी डिटेल्स सप्लायर को जिसका डिडक्ट हुआ है पार्ट सी में मिल जाएगी GSTR 2 के और 4A के। बेटा इसी को अमेंड करके यहाँ पर इन्होंने बोल दिया सप्लायर को कर दिया डिडक्ट टी और ये झंझट हटा दिया 2A का और 4A का। बोला बेटा डायरेक्ट ई कैश लेजर के अंदर क्रेडिट ले लो, बात खत्म। क्या बोला, सीधा ई कैश लेजर के अंदर जितना भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है ना, क्या बोला, जितना भी TDS आपका डिडक्ट हुआ है उस TDS का क्रेडिट डायरेक्ट ई कैश लेजर के अंदर ले लो। 2A 4A की झंझट खत्म। फॉर क्लेमिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड इन हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आफ्टर वैलिडेशन, वैलिडेशन के बाद में आपको डायरेक्ट वैलिडेशन मतलब वो बेटा OTP वाला सिस्टम हो सकता है, वैलिडेशन का ऑनलाइन पोर्टल पे हो, इसलिए यहाँ पर लिखा कि आफ्टर वैलिडेशन आपको कैश लेजर के अंदर डायरेक्टली ही वो डिडक्टेड अमाउंट मिल जाएगा और उसे आप वहाँ पर क्या कर सकते हो बेटा, क्लेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो। डायरेक्ट फिर आपके वो ई कैश लेजर में आ जाएगा और ई कैश लेजर के तौर पर आप उसे यूज़ कर सकते हो। ये बात थी बेटा 66(2) की। और ऐसी की ऐसी बात बेटा 67 यानी TCS वाले अंकल में आ गई। किस अंकल में, TDS वाले अंकल अलग होते हैं, TCS वाले अलग होते हैं। ये देखो GSTR 8 फाइल करते हैं, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ था, देखो 2A के अंदर मिल जाएगा, उसे यहाँ से हटा दिया और बोला कि डायरेक्ट क्लेम कर सकते हो कहाँ पर, अपने कैश लेजर के अंदर डायरेक्ट आप उसे क्लेम कर सकते हो आफ्टर वैलिडेशन। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। और इसके साथ बेटा आपका जो लास्ट अमेंडमेंट आता है वो आता है कि 39 के अंदर फाइल होने वाला रिटर्न, मैंने यही तो बोला था 39 में हम क्या बोल रहे थे 39(1) में कि अगर 3 नहीं है तो 3B फाइल किया जाएगा और ये माना जाएगा कि जिसने 3B भर दिया उसने 3 भर दिया। क्या बोला, ये माना जाएगा बेटा कि जिसने 3B भर दिया उसने 3 भर दिया। ये लिखा हुआ है 61(5) में। याद करो मैं अभी 61(5) आपको बेयर दिखा के लाया हूँ मेरे दोस्त, बेयर दिखा के लाया हूँ 61(5) एक्ट के अंदर 61(5) में आपको दिखा के लाया हूँ अभी थोड़ी देर पहले। वापस ले जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप जितनी बार बोलोगे मैं लेके जाऊँगा आपको। ये रहा, ये देखो ये 61 और 61 का ये 5, हाँ क्या ना, हाँ सर। और यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है कि एक बार अगर GSTR 3B फाइल हो गया, ये रहा बेटा, एक बार अगर GSTR 3B फाइल हो गया तो माना जाएगा आपने GSTR 3 फाइल कर दिया। बस यही एक चीज़ है जो मुझे आपको लास्ट रिटर्न के चैप्टर में बतानी है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा भारी अमेंडमेंट था, बताओ रिटर्न के चैप्टर में ऐसा कौन सा भारी अमेंडमेंट था जहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। कोई बड़ा क्वेश्चन बनने लायक एक भी अमेंडमेंट नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछ लेंगे एक 39(2) से रिलेटेड बेटा जो अमेंडमेंट है ये अच्छा अमेंडमेंट है, 39(2) से रिलेटेड वाला कंपोजिशन वाले के लिए MCQ पूछा जाएगा, 100% पूछा जा सकता है बेटा, 100% चांसेस हैं कि आपसे MCQ के रेस्पेक्ट में, सॉरी कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में MCQ पूछा जाए। क्या बोला मैंने, कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में MCQ पूछा जाए और ये पूछा जाए कि इसको एनुअली भरना पड़ेगा तो कौन से फॉर्म में भरना पड़ेगा, लास्ट डेट क्या होगी, और जो मंथली भरना है, जो क्वार्टरली भरना है वो कौन से में भरा जाएगा, CMP 08 में भरा जाएगा। और फॉर्म दे देंगे वो अलग अलग, CMP 03, CMP 0 ऐसे करके, तो वहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा CMP 08। ड्यू डेट बना कर दे देंगे साहब, ध्यान रखना क्वार्टर खत्म होने के बाद जो मंथ आ रहा है उसकी 18th डेट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर, वहाँ से जरूर आपके एक क्वेश्चन बन सकता है MCQ बेस्ड, वहाँ से MCQ बेस्ड बन सकता है क्योंकि कंपोजिशन वालों को बड़ी रिलीफ दी गई है बेटा। इसी के साथ आपके रिटर्न चैप्टर के अमेंडमेंट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप बेटा आपको बड़ा मज़ा आया होगा इन अमेंडमेंट्स को कवर कर। इसके अलावा अब आता है बेटा आपका लास्ट चैप्टर टंटना रिफंड, उसके बाद 2 छोटे छोटे चैप्टर मैंने अभी आपको इस लेक्चर को शुरू होने से पहले ही बताया था।
और उनसे रिलेटेड बात बेटा अपन करके चलेंगे, बिल्कुल करके चलेंगे, क्यों नहीं करके चलेंगे बेटा। और कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। फिलहाल रिफंड चैप्टर पढ़ना जरूरी है, उसका लेक्चर मैं आपको कल अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन बेटा बाय बाय टाटा, सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन पढ़ते रहो बेटा, जमकर पढ़ते रहो। इस बार आपको सीए इंटर में हो तो सीए इंटर क्रैक करना है, और फाइनल वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो फाइनल क्रैक करना है, क्योंकि रिटर्न तो बेटा दोनों के सिलेबस में। ठीक है बेटा, चलो बाय बाय बाय।